आज हम ब्रिटिश संविधान में अभिसमय, अभिसमय का अर्थ, अभिसमय के लक्षण, अभिसमय के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय के बारे में क्या है। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराओं का अत्यधिक महत्व है कि जो अभिसमय है उन अभिसमयों का ब्रिटेन के संविधान में बहुत ज़्यादा महत्व है। संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं हैं, उन्हें मिलने संविधान के अलिखित नियम बताया है कि जो ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय है या वैधानिक परंपराएं हैं उनको मिलने संविधान के अलिखित नियम कहा है, बताया है। और उसी प्रकार से डायसी ने संवैधानिक अभिसमय की संज्ञा दी है। अब देखते हैं कि अभिसमय का अर्थ, कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय या परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है कि जो अभिसमय है उन अभिसमयों ने ब्रिटिश संविधान की जो कार्यविधि है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। ये परंपराएं विधि नहीं है, इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, अर्थात इनका उल्लंघन करने पर या उल्लंघन होने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता। परंतु ये परंपराएं या अभिसमय इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी हैं कि उनका उतनी ही दृढ़ता से पालन होता है जितना संसद द्वारा पारित कानूनों का। कि जो ब्रिटिश संविधान की परंपराएं हैं उनका पालन लोग बहुत ही दृढ़ता से करते हैं और उनका पालन आपसी सहमति से करते हैं। और इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न लेखकों ने अभिसमयों का अलग अलग अर्थ होता है, परिभाषाएं दी हैं। अब देखें कि डायसी के अनुसार कि डायसी ने अभिसमयों के बारे में क्या कहा है। तो डायसी ने कहा है कि संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेक आधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हों या पार्लियामेंट के विशेष अधिकार। ये बात डायसी ने कही है कि संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपनी विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हों या पार्लियामेंट्री के विशेष अधिकार। ये बात डायसी ने कही है। और प्रोफेसर डायसी का मत है कि अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश है। इसी प्रकार विद्वान जो लेखक हैं और के अनुसार उन्होंने कहा है कि अभिसमय उन समझौते, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़े से बड़े सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। ये उन्होंने ब्रिटिश संविधान जो अभिसमय उसके बारे में कहा है। और जे.एस. मिल ने इनको संविधान के अलिखित सूत्र कहा है, इनको अभिसमय या वैधानिक परंपराओं को, कि जे.एस. मिल ने अभिसमय या वैधानिक परंपराओं को संविधान के अलिखित सूत्र बताया है। अब देखें कि अभिसमय संविधान के अलिखित नियम हैं, ये लिखे हुए नहीं हैं। और परंपराएं संवैधानिक सूत्र हैं, इनको संविधान की रूढ़ियाँ कहा जाता है। और जे.एस. मिल ने इनको संविधान के अलिखित सूत्र कहा है। ये अभिसमय का अभिप्राय है। अब देखें मुख्य रूप से कि अभिसमय के प्रमुख लक्षण, कि देखें तो अभिसमय का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होते हैं।
कि जो अभिसमय है उनका स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति नहीं है। अभिसमयों को या परंपराओं को संसद के द्वारा नहीं बनाया जाता। ये अपने आप में एक प्रथाएं होती है और अभिसमय का पालन जनमत, जनता, आपसी सहमति एवं उपयोगिता के कारण किया जाता है। कि जो अभिसमय है उनका पालन जो जनता करती है उनकी सहमति से करती है, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता और उनकी उपयोगिता के कारण किया जाता है कि उनका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, उनके जीवन पर उसका क्या विशेष प्रभाव पड़ रहा है। अभिसमयों का पालन जो होता है वो आपसी सहमति और उपयोगिता के आधार पर होता है, न कि कानून या न्यायिक मान्यता से। कि कानून के आधार से नहीं किया जाता, उनका जो पालन करते हैं लोग वो करते हैं उनकी आपसी सहमति से, आपसी विश्वास से, उसके महत्व के आधार पर। और अभिसमय को किसी प्रकार की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती कि और लेकिन व्यवहार में अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है। कि इनको कोई कानूनी मान्यता तो नहीं है लेकिन उनकी अभिसमयों की कानून जैसी ही पवित्रता प्राप्त है। क्यों है? क्योंकि लोग अभिसमयों का पालन अपनी इच्छा से करते हैं, आपसी सहमति से करते हैं और उसकी उपयोगिता के आधार पर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका महत्व कम नहीं है, उनका महत्व कानून के बराबर ही है एवं उनके कानून के समान ही पालन किया जाता है। अब देखते हैं कि अभिसमय के प्रकार। कि अभिसमय प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, कौन कौन से उसके प्रकार हैं। कि संविधान के अभिसमयों की पूर्ण सूची बनाना असंभव है। कि जो संविधान के अभिसमय हैं उनके पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से एक सूची या तालिका तैयार की जा सकती है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस अभिसमय या वैधानिक परंपराएं अलिखित हैं। अलिखित होने के कारण लोग उनका जो पालन करते हैं वो आपसी सहमति से करते हैं, उसकी उपयोगिता के आधार पर करते हैं, उसके महत्व के आधार पर करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको एक सूची तैयार करना कि ये निश्चित करना संभव नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप से ही वे वृद्धि और ह्रास की प्रक्रिया द्वारा बराबर बदलती रहती है। जो अभिसमय है उनमें समय और परिस्थिति के अनुसार उसकी महत्वता के आधार पर उसमें वृद्धि होती रहती है और जो अभिसमय समय और परिस्थिति के अनुसार उपयोगी नहीं होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी एक निश्चित सूची, निश्चित तालिका देना संभव नहीं है। लेकिन इसमें से प्रमुख अभिसमयों का अध्ययन हम देखें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि सम्राट से संबंधित अभिसमय। कि सम्राट या राजा या रानी से संबंधित अभिसमय कौन कौन से हैं, संसद से संबंधित अभिसमय कौन कौन से हैं, इसके बारे में देख सकते हैं प्रमुख रूप से। मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय कौन कौन से हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। कि सम्राट से संबंधित अभिसमय या परंपरा, इनकी कोई एक निश्चित सूची देना संभव नहीं है, क्योंकि ये लिखे हुए नहीं हैं। अभिसमय हैं वो लिखित नहीं है। ऐसी स्थिति में इनको निश्चित करना, निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है। ये समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें वृद्धि होती रहती है और कमी होती रहती है। लेकिन प्रमुख रूप से जो मुख्य रूप से हैं सम्राट से संबंधित अभिसमय, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि देखें कि ब्रिटिश सम्राट कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। ये एक परंपरा है, ये एक अभिसमय है ब्रिटिश संविधान में कि सम्राट या सम्राज्ञी जो कॉमन सभा है, 2 सदन है वहाँ के, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो ये परंपरा है कि कॉमन सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, उसी के प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये एक परंपरा है कि कॉमन सभा का सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। दलीय आधार पर चुनाव होते हैं। तो जिस दल को कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को सम्राट या सम्राज्ञी मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसको नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा। ये एक परंपरा है। अगला देखें कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। ये एक परंपरा है कि जो ब्रिटेन के अंतर्गत मंत्रिमंडल की बैठकें होंगी उसकी अध्यक्षता सम्राट या सम्राज्ञी नहीं करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अगला देखें कि सम्राट को यद्यपि
सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है कि संसद द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा जो विधेयक बनाए जाते हैं उन विधेयकों को सैद्धांतिक रूप से तो वीटो प्राप्त है सम्राट को, लेकिन अब यह परंपरा बन गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, अर्थात उस पर किसी प्रकार की हस्ताक्षर करने से मना नहीं करेगा। सम्राट द्वारा प्रशासन का कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेगा। ये एक परंपरा है कि सम्राट जो भी कार्य करेगा वह अपने मंत्रियों के परामर्श के अनुसार ही करेगा। अगली परंपरा देखें कि सम्राट को यद्यपि कॉमन सभा या लोकसभा, कॉमन सभा को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है कि जो वहाँ की जो कॉमन सभा है जिसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है उसको भंग करने का अधिकार सम्राट को सैद्धांतिक रूप से है। लेकिन अब यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा, कि सम्राट जो कॉमन सभा भंग करेगा तो वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के परामर्श से ही भंग करेगा। अगली परंपरा देखें, अभी समय देखें तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर जो कॉमन सभा है उसमें अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेगा, बुलाएगा। ये एक परंपरा है। अब देखें संसद से संबंधित परंपराएं या अभिसमय कि संसद से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं हैं, कौन कौन से अभिसमय। तो इसमें देखें कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। ये परंपरा है ब्रिटेन के अंतर्गत कि वर्ष में कम से कम एक बार संसद का अधिवेशन बुलाना आवश्यक है। अगला देखें कि कॉमन सभा या लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ पर स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। ये जो कॉमन सभा का अध्यक्ष होता है वो कैसा होता है? निर्दलीय होता है और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है। कि जो कॉमन सभा का स्पीकर है वो जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है वहाँ पर उसके विरुद्ध कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि खड़ा नहीं करता, उसका चुनाव होता है वो निर्विरोध होता है। इसलिए ये एक वहाँ परंपरा है। तरह अपने निर्णायक मत का प्रयोग जो स्पीकर होता है वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम करता है, विशेष परिस्थितियाँ होने पर ही करता है, वरना वो उसका अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। और देखें तो कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक है। ये एक परंपरा है कि अगर वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाएगी तो उस प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक रूप से होने चाहिए। और एक परंपरा ये है कि धन विधेयक सबसे पहले कॉमन सभा में ही शुरू किया जाता है, कॉमन सभा में ही पेश किया जाता है। अब देखते हैं कि मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय या परंपराएं, कि मंत्रिमंडल से संबंधित कौन कौन से अभिसमय और परंपराएं हैं। तो यह है कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल का गठन करता है। ये एक परंपरा है। और प्रधानमंत्री कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं। जो प्रधानमंत्री होगा वो किसका सदस्य होता है? कॉमन सभा का। और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य वो लॉर्ड सभा के भी सदस्य हो सकते हैं और कॉमन सभा के भी सदस्य हो सकते हैं। और मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। अगला देखें तो मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध माना जाता है और किसी भी मंत्री के विरुद्ध कॉमन सभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। जो कॉमन सभा है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और अभी समय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। जो मंत्री हैं उनका वहाँ की संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अब देखते हैं कि राष्ट्रमंडल से संबंधित प्रमुख अभिसमय या परंपरा है कि राष्ट्रमंडल के सम्मेलनों का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करेगा। अब देखें कि राष्ट्रमंडल है वो 53 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1931 में हुई, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप 1947 में भारत में पाकिस्तान स्वतंत्र होने के बाद